नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू एडिटोरियल के दो डिस्कशन। पहला जो आर्टिकल दिया गया है उसका नाम है इंडिया डज नीड अ फिस्कल काउंसिल। इस आर्टिकल का कंटेंट है फिस्कल काउंसिल। इंडिया में पहले से ही फिस्कल की सिचुएशन कोविड आने से पहले से ही काफ़ी स्ट्रेस थी और इस पेंडेमिक से काफ़ी डिस्ट्रेस आया है इकॉनमी में भारत की। अगर हम बात करें तो 2019 से 2020 में सेंटर का फिस्कल डेफिसिट 4.6% तक का था, जिसे कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंट द्वारा एस्टिमेटेड किया गया था। लेकिन इस करेंट ईयर में भारत की इकॉनमी में लॉस रहा आज की डेट में 7% ऑफ जीडीपी का, जिसे बजट सेशन में एस्टिमेटेड किया गया था 3.5% तक का। लेकिन ये इतना लॉस 7% तक कैसे हुआ? क्योंकि रेवेन्यू में गिरावट आने की वजह से। अगर कंसोलिडेटेड डेफिसिट की बात करें, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कि दोनों के फिस्कल में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, जिससे आज यह डेफिसिट 12% ऑफ जीडीपी का है। और सभी डेप्ट को इकट्ठा करेंगे तो 85% होगा बजट का। इस बजट से लायबिलिटी को ही पे ऑफ किया जा सकेगा, बाकी और जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, जिससे सिचुएशन आज बहुत डिस्ट्रेस में है। इतने सभी डेफिसिट और डेप्थ के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगता है बजट की कॉम्प्रिहेंसिवनेस पे, ट्रांसपेरेंसी पे और अकाउंटेबिलिटीज़ पे। कई बार पोस्टपोनमेंट करना, टारगेट्स को टाइमली पर नॉन सेटलमेंट्स और बिल्स पेमेंट्स होना और बजट फाइनेंसिंग, जिसके बाद भी कम से कम डेफिसिट्स को शो रिपोर्ट्स में किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया के द्वारा कई बार उनकी रिपोर्ट्स में लायबिलिटीज़ को हाइड कर दिया जाता है, जिसके लिए एरियर्स को कंप्लीट करने के लिए इंक्लूड की जाती हैं स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट्स उन एरियर्स को कवर करने के लिए, जैसे कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ में दी जाती हैं, इश्यूज़ करना शॉर्ट टर्म्स बॉन्ड्स को, अनसिक्योर्ड लोन्स को, और बोरो करना नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फूड सब्सिडी देने में, तथा उसमें आय डिफरेंसेस गैप को पूरा करने में। फाइनेंसिंग देना इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड्स द्वारा, जिसे क्रिएट किया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। और रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करना इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ अन्य तक दिए गए। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल करना इंडस्ट्रियल डेवलप बैंक ऑफ इंडिया को, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा उन शेयर्स को कंट्रोल करना जिनसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशंस को, जिससे रेमिट गवर्नमेंट को दिया जाता है। बजट को कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल बनाने के लिए 13th फाइनेंस कमीशन द्वारा एक कमेटी रिकमेंडेड की गई, जिन्हें अपॉइंटेड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ही, जो खुद ही ट्रांसफॉर्म हुए फिस्कल काउंसिल में, जिनके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी पूरे साल भर की पब्लिक रिव्यू ऑफ FRBM कंप्लायंस, जिनके द्वारा रिव्यू किया जाएगा उन पॉलिसीज़ को, के डिसीजंस को, कि क्या इम्पैक्ट रहेगा FRBM के रोड्स मैप पर। FRBM रिव्यू कमेटी ने भी सिमिलर रिकमेंडेशन जताई कि आज नीड है एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कराया जाए, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा काउंसिल्स को अपॉइंटेड किया गया। प्रॉब्लम यह है कि काउंसिल्स को अपॉइंटेड और क्रिएट किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये ही नहीं हो सकता कि वे इंडिपेंडेंटली रिपोर्टेड करेंगे, क्योंकि उन्हें अपॉइंटेड ही फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है और अंडर में वे उन्हीं के वर्क करेंगे। फिर 14 फाइनेंस कमीशन द्वारा रिकमेंडेड किया गया कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा, और रिपोर्ट की जाएगी पार्लियामेंट को ही, जिसके लिए नया सेक्शन उसमें लाया गया FRBM एक्ट। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI विरल आचार्य द्वारा एक कष्ट किया जाता है कि फाइनेंस की स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए आज भारत को इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत है। तो इन सभी इश्यूज़ को मेज़र के लिए इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन बनाई गई, जिसके कार्य हैं प्रमोट करना स्टेबल और सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस को, जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में यूज़ होगा। इस फिस्कल काउंसिल द्वारा उन सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसीज़ को स्टडी किया जाता है, जिनको ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाता है। तो इस इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल से क्या क्या इश्यूज़ को सॉल्व होते हैं, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट की जो रिपोर्ट इस काउंसिल द्वारा पार्लियामेंट में दी जाएगी, जो अनबियास्ड होगी, मींस कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उस रिपोर्ट्स में, और उस रिपोर्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट होगी, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटीज़ आएंगी उन पॉलिसीज़ में जो उनके द्वारा बनी जाएंगी। दूसरा, अगर पॉलिसीज़ की कॉस्ट और प्रोग्राम्स की कॉस्ट को
का पता होने से ट्रांसपेरेंसी आएगी उन प्रोजेक्ट से, जिससे फिजिकल पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी। तीसरा, इस इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल से प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स की कॉस्ट को फोरकास्ट किया जाएगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जिससे पता होगा उस पॉलिसीज़ का कितना बजट रहा, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले भी किसी भी प्रोजेक्ट को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता पाएगी, जिसके कारण पर्सन अवेयर होंगे पॉलिसी से और बजट्स के बारे में भी। फाइनल में बोला जाता है कि फिजिकल काउंसिल एक कंसेंशियस कीपर की तरह वर्क करेगा, जो मॉनिटर करेंगे पॉलिसीज़ की, वो पॉलिसी सही हैं या गलत हैं, जिनकी अवेयरनेस पार्लियामेंट से लेकर हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाई जाएगी। तो हम बात करते हैं डाइवर्स रोल मोर एक्सेप्टेंस। आगे बोला जाता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 2014 में 36 कंट्री और उसके बाद से भी धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए। मोस्टली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एडवांस कंट्रीज़ में सेटअप हैं। कंट्रीज़ की इंक्रीज़ होती हुई है इन इकॉनमी से, बाकी कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट दिखाए आईएफएस में, क्योंकि आईएफएस का काम मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा है मॉनिटरिंग करना कंट्रीज़ के बजट्स पर, उनकी पॉलिसीज़ पर। आईएफएस के स्ट्रक्चर और फंक्शन में डाइवर्सिटी है, लेकिन मेन टास्क उनका यह है कि इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करना गवर्नमेंट की फ़िस्कल पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को रिव्यू करना, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स की पॉलिसी प्रोग्राम्स में, मैक्रो इकॉनमी पर ज़्यादा ध्यान देना, डेवलपमेंट कैसे होगी इकॉनमीज़ में, बजटरी प्रोजेक्शंस पर मॉनिटरिंग करना। ठीक है, कंट्री द्वारा बनाए गए बजट की कॉस्टिंग, पॉलिसी प्रपोजल्स और प्रोग्राम्स को, और आईएफएस द्वारा एक अल्टरनेटिव पॉलिसी मेकर है जो पॉलिसी ऑप्शंस भी फॉरवर्ड करता है। आईएफएस कई सालों से मॉनिटरिंग कर रहा है पॉलिसीज़ की और प्रोग्राम्स की भी, उनकी कॉस्टिंग्स में फिजिकल रूल्स के साथ साथ। इस काउंसिल का मेजर टास्क है 2013 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बताए गए। इसके बारे में आईएफएस के कहा गया कि प्रिंसिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट होने चाहिए जो फिजिकल काउंसिल को सक्सेसफुल करेंगे, जैसे कि लोकल ऑनरशिप हो, इंडिपेंडेंस, नॉन पार्टीशनशिप देखने को हो, मैंडेट रिसोर्सेज, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेटिव, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल एवेल्युएट करने की पावर होनी चाहिए। इन सभी प्रिंसिपल से फिजिकल इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जिनमें अनबियास्ड होगा, मींस विदाउट भेदभाव करे, राइट डिसीजन देना, ट्रांसपेरेंसी रहे और इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटीज़ काउंसिल बनेगा। और कितना इफेक्टिव रहे ये इंस्टीट्यूशन, इनके बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा कुछ कहा जाता है। फिजिकल काउंसिल के फंक्शंस और इम्पैक्ट्स को स्टडी किया गया 2013 में, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट किया गया स्ट्रॉन्गर प्राइमरी बैलेंसेस से, मतलब जिसमें कंट्रीज़ के साथ कंट्री और आईएफएस का मेन फोकस होता है मोर एक्यूरेट मैक्रो इकॉनमी और बजट को फोरकास्ट करना। आईएफएस द्वारा इंक्रीज़ होती है अवेयरनेस पब्लिक में, जैसे कि बेल्जियम, चाइले और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज़ में आईएफएस ने उन कंट्रीज़ की फिजिकल परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करवाई है। और तो अब बोला जाता है फाइनल में बोला जाता है कि जब मार्केट डिस्टर्प्टेड होती है तब गवर्नमेंट उसे इम्प्रूव करती है, लेकिन जब गवर्नमेंट डिस्ट्रप्शन होती है तब नीड है एक ऐसे सिस्टम की और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो चेक एंड बैलेंस का काम करे। तो आज इंडिया को फिजिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है भारत के लिए आज। और फिजिकल काउंसिल के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है भारत में। तो अब हम चलते हैं हमारे जो सेकेंड आर्टिकल है, बैक एंड फोर्थ। इस आर्टिकल का कंटेंट है पाकिस्तान टेररिस्ट। इस आर्टिकल में पाकिस्तान के बारे में बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली में अपने यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को बैन करने की बात कही है। जो वहाँ पर टेररिज्म है उसे क्रॉस बॉर्डर टेरर कंसीडर किया गया है, क्योंकि उन्हें वन स्टेप फॉरवर्ड और वन स्टेप बैक कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में है वो उन टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देता है पाकिस्तान अपने यहाँ पे, अपनी सॉइल्स पर, जिसके कारण उन टेरर ग्रुप्स को काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है वहाँ पे पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली में स्टैचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू में लिस्टेड किया गया है दाऊद इब्राहिम को, लश्कर तैयबा जक और रहमान लखवी और 85 अदर टेररिस्ट को स्टैचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर की लिस्ट में डाला गया है, जिसमें यूएन कमेटी रेजोल्यूशंस को जो इन टेररिस्ट के अगेंस्ट में काफ़ी पहले से। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा
यह मना किया गया उस इंफॉर्मेशन को जो पहले भी जिसके लिए पाकिस्तान को इन्फॉर्म्ड किया गया, वार्न भी किया गया। उस लिस्टिंग से पता चलता है कि दाऊद के 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट थे और कराची में दाऊद के घर का एड्रेस भी सामने आया, जिससे दाऊद जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है और मुंबई में 1993 ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स द्वारा एक्सेप्ट ही नहीं किया गया दाऊद के उन प्लेसेस को जहाँ पे कराची में उसका एड्रेसेस मिले। इस बार पाकिस्तान द्वारा इन टेररिस्ट को डोमेस्टिक टेरर लिस्ट में डाल दिया गया, जिससे इशूड यूएनएससी ISIL और अलकायदा सेंशन कमेटी अंडर UN रेजोल्यूशन द्वारा किया गया था। डोमेस्टिक लिस्टिंग में उन टेररिस्ट को लिस्ट किया गया जिस डोमेस्टिक लिस्ट को एंटायर टेररिज्म एक्ट के तहत आती है, जिसे नेशनल काउंटर टेररिस्ट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया, लेकिन जिसमें दाऊद और लखवी जैसे टेररिस्ट को कभी लिस्टेड ही नहीं किया गया था, जिन्होंने 26/11 अटैक करवाया था, लेकिन जिन्हें 2013 में बेल भी दे दी गई थी उसके बाद। और अब बात करते हैं लश्कर तैयबा चीफ हाफिज़ सैयद और जैसे मोहम्मद चीफ मसूद असर की, जिनके लिए 2019 में UNSC ने डोमेस्टिक नेक्टा में लिस्टेड करा उन्हें। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स द्वारा क्लेम किया जाता है दाऊद और लखवी को लिस्टिंग इशूड पहले से ही कर दी गई थी उनके थ्रू, लेकिन इस क्लेम को इंडियन गवर्नमेंट सोर्स द्वारा काउंटर्ड करते हुए कहा गया कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने ऐसे टेररिस्ट को इशूड कराया उन लिस्टेड्स में। पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स के लैकनेस ऑफ सीरियसनेस ना होना टेररिस्ट के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं वर्ल्ड में। अगर स्टैचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर द्वारा इन सभी टेररिस्ट के नाम पहले से इशूड कर दिए गए थे, तो फिर क्यों नहीं इससे पहले उन्हें डोमेस्टिक लिस्टिंग में डाला गया, जिसमें दाऊद के एड्रेस और पासपोर्ट स्टैचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स में लिस्टेड हैं। जो भी इन लिस्ट में होंगे, कहा जाता है कि जो भी इन लिस्ट में डाले जाते हैं उन्हें ना तो एक्सेस ऑफ फंडिंग मिलती है, ना ही आर्म्स मिलते हैं, ना ही उन्हें ट्रैवल करने की परमिशन मिलती है। और जब बात आती है पाकिस्तान ने लिस्ट में उन टेररिस्ट को लिस्टिंग किया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्यों नहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन किया उनके अगेंस्ट में, जब वो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, इतने सारे उन्होंने विस्फोट्स किए, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएटेड किए। और अभी अक्टूबर में पाकिस्तान को ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सेशन में, जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान एक्शंस पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए कि नहीं, या फिर उसे मॉनिटरिंग की जाएगी और ज़्यादा पाकिस्तान जैसी कंट्री पर। शायद ऐसी कंट्री को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। आज पाकिस्तान को नीड है उनके द्वारा लिए गए एक्शंस को प्रूव करें, उनके ग्राउंड्स को, ना कि एक्सेप्ट ना करना चीज़ों को और सिर्फ पेपर वर्क करके छोड़ देना, ये गलत होगा। तो आज हमने 2 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।